ब्रिटिश हिस्ट्री के पहले लेक्चर्स के साथ मैं हूं फैसल याद। और आज हम देखेंगे कि आपके पास इंग्लैंड की हिस्ट्री क्या थी, स्टार्ट कहाँ से हुई और उसकी बैकग्राउंड में किस तरह हम इसको और कौन कौन से इवेंट्स थे जिन्होंने मॉडर्न ब्रिटेन को शेप किया। सबसे पहले आप ये बात याद रखें कि आज आप जो देखते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लैंड, ये इटसेल्फ एक इंग्लैंड नहीं है, बल्कि इसके साथ ये वेल्स है। ठीक है, उसके साथ ये स्कॉटलैंड है, देन आयरलैंड है जो डिवाइड है इटसेल्फ दो पार्ट्स में। ये क्या है, सेल्फ गवर्नड है। और ये इसके साथ यूके के साथ यानी पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम है। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं प्री हिस्ट्री और एंटीक्विटी में कि सबसे पहला कौन सा इंसान था या वो कौन सा टाइम था जिसमें आपके पास यहाँ पे हिस्ट्री या लाइफ स्टार्ट हुई। अबाउट 50,000 ईयर्स अगो इंग्लैंड में जो ह्यूमंस हैं वो सेटल होना स्टार्ट हो गए। यानी वहाँ पे जैसे हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है या कोई और सिविलाइजेशन है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पे आपके पास क्या है कि लाइफ स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 50,000 साल पहले यहाँ पे लाइफ स्टार्ट होती है, जिसमें जो पहला मॉडर्न ह्यूमन यानी होमो सैपियंस था, डिफरेंट एजेस थी, जैसे आइस एज में यहाँ पे पहली दफ़ा उसने माइग्रेट किया। और एक और बात आपको मज़े की बात बताता चलूँ कि ये जो यूरोप है, ब्रिटिश है, अभी इसके दरमियान क्या है कि एक सी पार्टीशन है। यानी स्पेन में जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है उसके थ्रू ये कनेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या था कि जब आइस एज थी या अराउंड 35,000 ईयर्स या 10,000 ईयर्स, ये बिल्कुल इक्वल थे। यानी ये सारा एरिया जो था अंडर सेम रूलर था या सेम रूल था। यहाँ पे वाटर का जो आपके पास लेवल था वो बिल्कुल सेम था। ठीक है जी। सो उसके बाद क्या था कि यहाँ से जो ट्राइब्स थे वो माइग्रेट कर सकते थे। यानी वहाँ से यहाँ से क्या हुआ कि यूरोप के बिल्कुल फार फ्लंग एरिया में, जैसे गन्स जम्स और स्टील, एक बुक है जिसमें बताता है कि यूरोप बेसिकली एक पॉइंट है या एक एरिया है जहाँ से आपकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। सो जो सेल्टिक ट्राइब्स थे उन्होंने मूव किया सेंट्रल यूरोप से, और फ्रांस वाला जो एरिया है टू ब्रिटेन एंड मिक्स्ड विद इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स क्रिएटेड अ न्यू कल्चर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल। यहाँ से क्या हुआ कि आपके फ्रांस और जो सेंट्रल यूरोप था, जिसमें आपके पास ये जर्मनी और ये दूसरे एरियाज़ हैं, वहाँ से उन कबाइल ने या ट्राइब्स ने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने एक न्यू कल्चर जो अभी मॉडर्न ब्रिटेन है, जिसने मॉडर्न ब्रिटेन की बुनियाद रखी है, उसको ओरिजिनेट किया। इसको हम कहते हैं ब्रोंज एज। और इसके बाद क्या होता है कि 43 बीसी में आपके पास जो रोमन अम्पायर इस्टेब्लिश होता है, रोमन अम्पायर में उसके बाद जूलियस सीजर आता है, तो वो उस पर अटैक करते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते अनटिल एंड अनलेस आपके पास जो क्लेडिस अम्पायर है इसको अपना पार्ट ऑफ द अम्पायर बना लेता है। सो यहाँ से आपके पास तीन फेजेस हैं। ये पहला फेज है, ये दूसरा है, ये तीसरा, और ये चौथा है कि किस तरह आपके पास जो इंग्लैंड है उसकी हिस्ट्री शेप हुई है। ये आप देख सकते हैं कि ये उस टाइम पे जो मैंने अभी आपको पास सेल्ट्स ट्राइब की बात की है, यहाँ पे आपका रोमन रिपब्लिक था। ठीक है जी। और ये आपके पास क्या था कि सारे जो ब्रिटन्स थे कि यहाँ पे सारे उस टाइम पे ना इटली था, ना जर्मनी था, ना स्पेन था, ये सारा एरिया था। अब यहाँ से ये ब्रिटेन है आपके पास, ये आपके पास आयरलैंड है, ये स्कॉटलैंड है, और यहाँ पे आपके पास वेल्स है। सो यहाँ पे क्या हुआ कि 50,000 ईयर्स पहले सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है और यहाँ से आपके पास माइग्रेशन स्टार्ट होती हैं इधर। इन माइग्रेशन के नतीजे में एक आपके पास न्यू कल्चर डेवलप होता है, यानी लाइफ जो है वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। और 43 में आपके पास जूलियस सीजर यानी रिपब्लिक जब ये इस्टेब्लिश होती है आफ्टर द फॉल ऑफ ग्रीक सिटी स्टेट्स एंड एथेंस, जिसमें आपने स्पार्टा का नाम सुना होगा, उसके बाद ये बनता है। तो उन्होंने अटैक किया, फिर क्लेडियस ने इसको क्या किया कि अपना हिस्सा जो है वो बना लिया। ठीक है जी। उसके बाद इसमें एंग्लो सेक्सन्स आते हैं, रोमन चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो ट्राइब्स, इंडिजिनस ट्राइब्स होते हैं, वापस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो सेल्टिक ट्राइब्स का एक चीफ होता है वो बुलाता है कि जो जर्मेनिक ट्राइब्स थे कि उनके उनके साथ ट्रेड रिलेशनशिप्स थे, जिनमें ये जर्मनी और डेनमार्क वाला है, उनको बुलाते हैं कि आएँ और हमारा जो डिस्प्यूट है वो सेटल कर दें। जिनमें एंगल्स थे, सेक्सन्स थे, ज्यूट्स थे, ये आपके पास 5th और 6th सेंचुरी में यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ये जर्मेनिक ट्राइब्स यहाँ से
आने के बाद वापस नहीं जाते और जो सेल्टिक ट्राइब्स होते हैं उनको ओवर पावर कर लेते हैं और अपना जो है वो हुकूमत यहाँ पे कायम कर लेते हैं। और यहाँ से आपके पास एंग्लो सेक्सन्स की बुनियाद रखी जाती है, जिन्होंने 7 किंगडम्स बनाए थे, जिनमें एसेक्स था, सेसेक्स था, वेसेक्स था, फर्दर नॉर्थ ईस्ट एंग्लिया, मर्सिया एंड नॉर्थ नॉर्थुम्ब्रिया, जिसको द एंगल्स कहा जाता है, वो उन्होंने बनाए। इन ये 7 किंगडम्स आपके पास 500 से लेकर 850 एडी तक रहते हैं, जिनको एंग्लो सैक्सन हेप्टाची कहा जाता है। ठीक है जी, अभी आप ये देख सकते हैं कि ये वो 7 किंगडम्स थे, जिसमें वेल्स है, मर्सिया है, वेसिक्स है। अभी जहाँ पे ये जो रेड सी और आयरिश सी के दरमियान जो एरिया है, जिसमें आयरलैंड है, यूके है, ये सारा एरिया उस टाइम पे पहली दफ़ा, यानी जो मॉडर्न इंग्लैंड की बुनियाद है, वो एंग्लो सेक्शंस ने रखी थी। इसको किंगडम्स में डिवाइड किया था, लेकिन ये क्या था कि ये आपस में लड़ रहे थे उस टाइम पे। ठीक है जी। अब अगला अगला क्या होता है कि एक नॉर्मन डायनेस्टी आती है। वो क्या करती है कि 1066 में इन सारे जो किंगडम्स हैं इनको आपस में यूनाइट करती है, कंकर करती है, और वहाँ से नॉर्मन डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपके पास प्लेंटागनेट आता है, हाउस ऑफ प्लेंटागनेट। उसके बाद ट्यूडर्स आते हैं, स्टूवर्ड्स आते हैं, देन उसके बाद जो तकरीबन सारे मोनार्क्स हैं वो आपके पास स्टूवर्ड डायनेस्टी से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। 1066 में आपके पास नॉर्मन्स आए। उसके जिस नॉर्मन डायनेस्टी ने क्या किया कि विलियम द कंकरर रूल्ड इंग्लैंड फॉर ओवर हाफ सेंचुरी बिफोर द पीरियड ऑफ सक्सेशन, कि यहाँ पे ये फ्रांस और इसके दरमियान एक वॉर चलती है, जिसको आपके पास वहाँ पे 100 ईयर्स वॉर कहा जाती है। ठीक है, उस वॉर में क्या होता है कि यहाँ पे जो हाउस ऑफ प्लेंटागनेट रूल कर रहा होता है, उसको उनमें आपस में भी जंग छिड़ जाती है, और यही वो पीरियड था जब आपके पास साइन होता है। अब ये जो वॉर ऑफ रोजेज है, ये टर्निंग पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड में, कि वो जो हाउस ऑफ प्लेंटागनेट यहाँ पे था, उसके दो हाउसेस थे बेसिकली। एक एक आपके पास जो हाउस ऑफ यॉर्क था, एक हाउस ऑफ लैंकेस्टर था, इन दोनों। ठीक है जी। जिसके नतीजे में क्या होता है कि जो लैंकेस्टर होता है, हेनरी ट्यूडर, वो उस वॉर को एंड करता है, जीत जाता है, और यहाँ से ट्यूडर डायनेस्टी की बुनियाद जो है वो रखी जाती है। ठीक है जी। और इस तरह आपका 1485 में आपके पास ट्यूडर डायनेस्टी की बुनियाद आ जाती है। अभी मैं अगर आपको बताऊं, सबसे पहले ये 50,000 ईयर्स हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होती है। फिर क्या होता है कि सेल्टिक ट्राइब्स, जो पुराने नाम थे वहाँ पे रहने वाले, फिर जर्मनी प्लस मतलब डेनमार्क, जहाँ से भी सारे जो लोग हैं ना, वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं टुवर्ड्स ब्रिटेन। फिर ये जो ब्रिटेन है, ये रोमन एम्पायर का पार्ट बन जाता है इन 43 BC। ठीक है। रोमन एम्पायर के जाने के बाद ये जो इंडिजिनस ट्राइब्स हैं, ये आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बुलाते हैं जर्मनी से, और जो दूसरे पार्ट्स होते हैं जिनको डिफरेंट ट्राइब, ज्यूज थे, एंग्लो सेक्सन्स थे, सो ये क्या करते हैं कि उनको बुलाते हैं कि फाइट को एंड करें, लेकिन वो यहाँ पे क्या करते हैं कि कब्जा कर लेते हैं और 7 किंगडम्स बनते हैं। फिर उसके बाद नॉर्मन डायनेस्टी आती है। नॉर्मन डायनेस्टी जो कि कलेक्टिवली फ्रांस और इंग्लैंड पे रूल करती है, वो इन सारे किंगडम्स को इकट्ठा करती है और यहाँ पे एक कलेक्टिव या सिंगल यूनिट बना देती है। अब ये दोनों उस टाइम पे फ्रांस में थे। अब फ्रांस में क्या होती है कि सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है, प्लस इसकी इंग्लैंड के साथ जो यहाँ पे रूलर है विलियम थ्री उधर था, वो यहाँ पे, और यहाँ पे एक था हाउस ऑफ प्लेंटागनेट, इनके दरमियान वॉर हो जाती है। ठीक है। इस वॉर के नतीजे में इसके भी एक लैंकेस्टर था हाउस, यानी लैंकेस्टर फैमिली थी, एक यॉर्क थी, इनके दरमियान वॉर होती है, और इनमें से लैंकेस्टर का जो ट्यूडर होता है, हेनरी, वो जीत जाता है, और यहाँ से ट्यूडर डायनेस्टी की बुनियाद रखी जाती है। ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, हेनरी 7 आया, हेनरी 8 आया, इसने क्या की, चर्च की रेफर्मेशन की। ठीक है। फिर उसके बाद एडवर्ड आया, मैरी आई, एलिजाबेथ आई,
और ये क्या थे आपके पास, जो एलिज़ाबेथ थी ये चाइल्डलेस थी आपके पास, ठीक है जी, यानी इसके पास कोई बच्चा नहीं था। तो टोटल इसके आपके पास 5 रूलर्स, 6 डिफरेंट बुक्स में 6 बताए गए हैं, इसमें टोटल जो है आपके पास 5 रूलर्स हैं। 1456 में आफ्टर वॉर ऑफ रोजेस ये चलते हैं, और यहाँ पे जब तक आपके पास स्टुअर्ट डायनेस्टी नहीं आती, ये इसी तरह आपके पास चलती है। उसके बाद ट्यूडर डायनेस्टी ने रूल किया, इंग्लिश रेनेसांस भी आया जिसने हेनरी एट ने चर्च की रेफॉर्मेशन की, प्लस इसने क्या किया कि अपने साथ वेल्स को मिलाया। फिर 1542 में इसने अपना जो रोमन कैथोलिक चर्च है उससे लिंकेज भी तोड़ा, और यहाँ पे प्रोटेस्टेंटिज्म जो है, प्रोटेस्टेंटिज्म जो है उसको फेवर किया, और यहाँ से क्या हुआ कि एक नया रिलीजन जो है वो यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद स्टुअर्ट्स आते हैं। स्टुअर्ट्स क्या है कि जेम्स 6 एंड 1 इन 1603 स्टुअर्ट डायनेस्टी रूल्ड इंग्लैंड एंड आयरलैंड एंड पर्सनल यूनियन। कि जेम्स 1 क्या था, आपके पास स्कॉटलैंड का रूलर था, इसको वहाँ पे ये जेम्स 6 था जब स्कॉटलैंड का था, जब इसने इंग्लैंड के थ्रोन को ओवरटेक किया तो आपके पास जेम्स 1 बना। अब इसमें क्या था कि एक मार्गरेट ट्यूडर थी जिसकी शादी जेम्स के साथ हुई थी, ठीक है जी। क्योंकि वो जो ट्यूडर थी क्वीन एलिज़ाबेथ वो चाइल्डलेस थी, तो क्राउन जो है वो इनके पास ऑन हो गया, और यहाँ से स्कॉटलैंड की यूनियन जो है वो इसके साथ इस्टेब्लिश हो जाती है। अब स्कॉटलैंड क्या था, ये बेसिकली थे कैथोलिक्स। हमने इससे पहले देखा कि जो हेनरी एट है उसने चर्च की रेफॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया हुआ था, वहाँ पे प्रोटेस्टेंटिज्म वो लेके आ चुका था, ठीक है जी। लेकिन इसने क्या किया कि ये बेसिकली कैथोलिक्स थे। इसके इसी नतीजे में हमने देखा कि आप सिविल वॉर भी होती है, और सिविल वॉर में क्या था कि जो पार्लियामेंट वर्सेस, प्लस ये क्या थे, डिवाइन राइट ऑफ किंग पे बिलीव करते थे, लेकिन पार्लियामेंट वहाँ पे स्ट्रांग हो रही थी आपके पास। तो चार्ल्स वन और पार्लियामेंट के दरमियान एक जो क्राइसिस है वो स्टार्ट हो जाता है, सिविल वॉर हो जाती है, और सिविल वॉर के नतीजे में चार्ल्स वन को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, और यहाँ से क्रोमवेल जो है वो जो पार्लियामेंट्री फोर्सेस का इंचार्ज होता है वो उस पर रूल करता है। 1660 में दोबारा मोनार्की वापस आती है, जेम्स 2 को लेके आ जाता है, ठीक है जी। दैट इंग्लिश मोनार्क कैन नॉट गवर्न विदाउट कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट, दिस कंसेप्ट जो है वो 1688 में। उसके बाद क्या है कि इंग्लैंड एज वेल एज सक्सेसिव स्टेट्स द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम हैव फंक्शन इन इफेक्ट एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये आप देख सकते हैं जी, स्टुअर्ट्स हैं जो आपके पास 1603 से लेकर आपके पास 1714 तक, 1603 से लेकर 1714 तक इन्होंने रूल किया। जेम्स 1 था जो कि जेम्स 6 मैंने आपको बताया इंग्लैंड का रूलर था। उसके बाद चार्ल्स 1 आता है, ठीक है जी। फिर चार्ल्स 2 आता है जिसने सिक्स किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड, जिसने जो आफ्टर चार्ल्स 1 यहाँ से 1669 से 49 से लेकर आपके पास 1660 तक, जब पार्लियामेंट्री फोर्सेस हरा देती हैं उसको, तो यहाँ पे वो रूल करता है। देन उसके बाद आपके पास जेम्स 2 आता है, यहीं पे आपके पास 1688 में जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन आती है, बिल ऑफ राइट्स जो उसको साइन किया जाता है, फिर जिसके नतीजे में विलियम 3 और क्वीन मैरी 2 जो जेम्स की बेटी होती है और प्रोटेस्टेंट होती है वो क्राउन को ओवरटेक करते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद मरने के बाद क्वीन एन आती है, और फिर इसके बाद हाउस ऑफ हनोवरियन जो कि फ्रांस में होते हैं, जॉर्ज 1 वो ओवरटेक करता है 1714 में, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ग्लोरियस यहाँ से आपके पास ब्रिटिश हिस्ट्री का जो मेन सिलेबस है वो स्टार्ट होता है कि क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट वाज सो ग्लोरियस अबाउट ग्लोरियस रेवोल्यूशन, व्हाट वर द काजेज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ठीक है जी। सो इस नेचर का जो क्वेश्चन है बेसिकली पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारा पहला टॉपिक भी ग्लोरियस रेवोल्यूशन है। सो ग्लोरियस रेवोल्यूशन एक 1688 में एक इवेंट हुआ था जिसकी जो कि पीसफुल एक नेचर था, लेकिन इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल हर स्फीयर में इसकी एक, जैसे क्या कह सकते हैं आप, इनॉर्मस सिग्निफिकेंस है। इस एवोल्यूशन के नतीजे में क्या हुआ कि रूल ऑफ लॉ जो है स्टैब्लिश हुआ इंस्टेड ऑफ रूल ऑफ किंग, ठीक है। जो डिवाइन राइट की थ्योरी थी उसको बरी कर दिया गया फॉर गुड, ठीक है जी। और डेस्पोटिक रूल जो है, यानी रूल बाय पर्सनल विल,
वो आपके पास ख़त्म हुआ यहाँ पे, ठीक है जी। जिसमें क्या हुआ 23 दिसंबर जेम्स टू जो है पहला, उस टाइम पे आपको मैंने बताया कि चार्ल्स टू के बाद 1685 में उसके मरने के बाद जेम्स टू आया था। जेम्स टू ने क्राउन दिया और उसके जेम्स टू जो आफ्टर चार्ल्स टू आता है वो फ्रांस चला जाता है। पार्लियामेंट जो है वो हैंड ओवर कर देती है क्राउन टू हिज डॉटर मैरी एंड विलियम, पॉपुलरली नोन एज विलियम ऑफ ऑरेंज। तो इसको हम कहते हैं आपके पास ग्लोरियस रेवोल्यूशन और ब्लडलेस रेवोल्यूशन। ग्लोरियस रेवोल्यूशन की कॉजेज़ की बात करते हैं तो जेम्स टू था, बेसिकली वो क्या कर रहा था कि वो कैथोलिक जो कैथोलिज्म है उसको दोबारा रीस्टोर करना चाह रहा था। लेकिन हमने देखा था कि जब हेनरी एट ने रेफॉर्मेशन प्रोसेस स्टार्ट किया तो सारी पॉपुलेशन प्रोटेस्टेंट हो चुकी थी। सो ये बड़ा मेजर एक ब्लो था फॉर द कॉमन पीपल एंड कॉमन मैसेज। दैन उसके बाद क्या हुआ कि जेम्स टू इनिशियली क्या था कि चाइल्डलेस था, उसने दूसरी शादी की हुई थी। पहली शादी में से उसके पास क्वीन मैरी और क्वीन एन थी। वो चूँकि प्रोटेस्टेंट थी तो वो इतना मसला नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि जून 10 को जेम्स के यहाँ एक फ्रांसिस एडवर्ड जो उसकी पॉपिश यानी जो कैथोलिक बीवी थी उसके यहाँ पैदा होता है। सो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि वहाँ पे जो पार्लियामेंट है प्लस जो कॉमन मैसेज हैं उनमें एक सेंस ऑफ फियर जो है वो प्रिवेल करना स्टार्ट हो जाता है। दैन उसके बाद एक रिपील टेस्ट एक्ट लगाया गया था जिसमें जो भी किसी भी हायर पोस्ट पे किसी ने जाना होता था तो उसका कैथोलिक्स जो थे उनको टेस्ट देना पड़ता था कि अगर वो कैथोलिक्स हैं तो वो नहीं जा सकते थे। इसने क्या किया कि उसको भी रिपील कर दिया। देन इसने क्या किया कि जैसे ही आपके पास चार्ल्स वन की एग्जीक्यूशन के बाद पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी स्टार्ट हुई थी और डिवाइन राइट ऑफ किंग जो है वो ख़त्म हो गया था। किंग की आर्बिट्रेरी जो लेजिस्लेशन थी वो ख़त्म हो गई थी, लेकिन इसने दोबारा उसको स्टार्ट कर दिया। देन इसके बाद इसने अपने कोर्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिए जहाँ पे इसने जस्टिस जो है वो देना स्टार्ट कर दिया विदाउट एनी जो आपके पास पार्लियामेंट की रोल है उसको बिल्कुल इसने निगलेक्ट कर दिया और जुडिशरी पे भी इसने क्या किया, कब्ज़ा कर लिया। और उसके बाद इसने यूनिवर्सिटीज़ में भी कैथोलिक्स को अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। दैन उसके बाद इसने क्रूअल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमीज़ कि इसने एक जो ड्यूक ऑफ मैन माउथ था उसको यूज़ किया टू किल एंड कार्नेज हिज एनिमीज़। उसके बाद एक इसने स्ट्रॉन्ग आर्मी भी रखना स्टार्ट कर दी। फ्रांस जो इसका आर्च राइवल था, दोनों उस टाइम पे क्या थी आपके पास नेवल पावर्स थी। सो इन दोनों के दरमियान यहाँ पे उस कॉन्टिनेंट पे भी और अक्रॉस द ग्लोब इनकी राइवलरी जो है वो चल रही थी, ठीक है जी। फिर जो आयरलैंड जो इनके साथ यूनियन में था वहाँ पे इसने क्या किया कि टायर कॉर्नवेल को अपॉइंट किया जिसने वहाँ के लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। कैथोलिक्स को इंडल्जेंसेस के थ्रू इसने फ्री हैंड दे दिया और इसके नतीजे में क्या हुआ कि 7 बिशप्स इसके अगेंस्ट खड़े हुए। उसने कहा कि ये गलत कर रहा है, लेकिन इसने क्या किया कि एक डिक्लेरेशन दी 16 आपके पास जिसके थ्रू उन जो बिशप्स थे उनका ट्रायल करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया जो इमीडिएट कॉज थी वो फ्रांसिस एडवर्ड जो उसका सन था ऑन 10 जून उसकी पैदाइश की वजह से स्टार्ट हुई कि उन्होंने कहा कि अब तो जो कैथोलिज्म है वो बाउंड टू हैपन इन इंग्लैंड, ठीक है। फिर विलियम की अपनी इनकेपेसिटी थी, उसके पार्लियामेंट्स के साथ इश्यूज थे, प्लस वो क्या था कि जो चार्ल्स वन की एग्जीक्यूशन हुई थी जो पार्लियामेंट ने की थी उसको लेके बड़ा वो फ्यूरियस था। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि एक टसल चलना स्टार्ट हो जाती है। जब ये सारा मामला पीक पे जाता है तो विग्स एंड टॉरीज जो कि दो पॉलिटिकल पार्टीज थी उस टाइम पे उन्होंने आपस में हाथ मिलाए और उन्होंने क्या किया कि विलियम थ्री जिसको विलियम ऑफ ऑरेंज भी कहा जाता है जो उस टाइम पे स्कॉटलैंड में रूल कर रहा था और फ्रांस के साथ उसकी वॉर चल रही थी, ठीक है। जेम्स टू की बेटी जो क्वीन मैरी है उसके साथ इसकी शादी हुई हुई थी, ठीक है जी। इन्होंने कहा कि आप इधर आ जाओ, हम आपको फ्रांस के साथ जंग में हेल्प आउट भी करेंगे, प्लस फ्रांस जो जेम्स टू था वो फ्रांस के साथ एक अलायंस भी बनाया हुआ था उसने, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर मैं इनके इसके अगेंस्ट जाता हूँ तो मुझे हेल्प भी मिल जाएगी और स्कॉटलैंड भी बच जाएगा। वो टर्बी में 15 नवंबर को आया, लेकिन क्या हुआ कि जो जेम्स टू है उसके कंपेनियंस ने उस साइड चेंज कर ली और उस साइड चेंज करने के नतीजे में क्या हुआ कि वो विदाउट एनी फाइट वो जंग हार गया और फाइनली 23 दिसंबर वो फ्रांस की तरफ भाग गया।
इसके नतीजे में बिल ऑफ राइट्स आया, जिसमें किंग की जो पावर्स थी सस्पेंड और डिस्पेंड करने लॉज की, उनको अबॉलिश कर दिया गया। अब पार्लियामेंट जो थी, अगर किंग ने भी कोई लॉ पास करवाना है तो वो आपके पास पार्लियामेंट से होगा। किंग जो है वो आर्बिट्रेरी जो लेजिस्लेशन है उसको वो नहीं कर सकता। देन उसके बाद जो प्रेगरेटिव कोर्ट्स थे या एक्लेसियल कोर्ट्स थे उनको ख़त्म कर दिया गया। किंग लोगों पे टैक्स नहीं लगा सकता था विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद पार्लियामेंट जो है उससे पहले क्या थी, पार्लियामेंट का सेशन या जो उसका इलेक्शन था वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए होता था, लेकिन यहाँ पे ट्राइनियल जो एक्ट आता है जिसमें पार्लियामेंट की जो मुद्दत है वो 3 ईयर कर दी गई। तो उसमें भी ये था कि ताकि फ्रीक्वेंटली इलेक्शंस हों, फ्रीक्वेंटली मीटअप हो, ताकि लोगों की जो मैसेज की जो वेलफेयर है उसके लिए काम किया जा सके। पार्लियामेंट के इलेक्शन में किंग की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, किंग पनिशमेंट नहीं दे सकता, बेल नहीं कर सकता, कोई आर्मी नहीं रख सकता वो। दैन उसके बाद कोई पॉपिश किंग या क्वीन जो है वो, या फिर उसका कोई अगर पार्टनर भी होगा तो वो इंग्लैंड का थ्रोन जो है उसको एक्सटेंड नहीं कर सकता। ओके जी, उसके बाद जो प्रोटेस्टेंट के राइट्स थे टू कीप आर्म्स उनको भी दे दिया ताकि वो क्या कर सकें, सेल्फ डिफेंस कर सकें। ट्राइएनियल एक्ट आया जिसमें पार्लियामेंट की जो मुद्दत है उसको 3 ईयर कर दिया गया। दैन उसके बाद एक लॉन्ग पार्लियामेंट आई थी चार्ल्स वन के दौर में, यानी 1661 से लेकर 1679 तक। वो चार्ल्स टू आया, उसने उसको कन्वेन किए रखा, वो ख़त्म ही नहीं की। इसके नतीजे में क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी थी वो आपके पास कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी। ठीक है जी। उसके बाद जो आपके पास क्या हुआ कि लाइसेंसिंग एक्ट 1695 के थ्रू क्या हुआ कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो इस्टेब्लिश कर दी गई इन द इंग्लैंड। उसके बाद आपके पास इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस में आप देख सकते हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आपके पास आती है, पार्लियामेंट जो है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग होती है, लोगों की विल जो है वो पीपल्स विल वो प्रिवेल करती है, फ्रीडम ऑफ प्रेस वहाँ पे आता है। सो आज के दौर में अगर हम उस डेवलपमेंट को उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स थी। और दूसरी साइड पे इसमें क्या था कि कोई ब्लड शेड नहीं हुआ था। पॉलिटिकली देखें, लोगों में अवेयरनेस आई, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़, देन उसके बाद प्राइम मिनिस्टरशिप, देन उसके बाद जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये सारी उसके बाद इस एक इवेंट की वजह से आपके पास इस्टेब्लिश होती हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जिसमें किंग जो था वो पीछे गया, और आपके पास जो पार्लियामेंट है वो आपके पास क्या हुई, सुप्रीम हुई, सिर्फ इस एक इवेंट की वजह से। पार्लियामेंट जो थी उसका कंट्रोल इस्टेब्लिश हुआ एग्जीक्यूटिव पे। देन उसके बाद जब विलियम आया तो उसकी ऑलरेडी राइवलरी चल रही थी विद फ्रांस, लुइस 14 के साथ। तो इसके नतीजे में क्या हुआ कि इंग्लैंड जो है एक नेवल पावर के तौर पे सामने आया, और यहीं से इसकी पूरे ग्लोब पे जो डोमिनेंस है वो स्टार्ट हुई। रिलीजियस फेयर में आपके पास प्रोटेस्टेंटिज्म जो है वो आया, स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब इसका काउंटर नैरेटिव क्या है जी, लोगों को फ्रेंचाइज इसने लोअर नहीं की। मैंने उसके बाद इसने क्या किया, ये रिबिलियन ऑफ प्लोटोक्रेट्स थी कि वहाँ पे जो लोग उस टाइम पे जब हेनरी एट ने जो मोनेस्ट्रीज थी जो कैथोलिक चर्च के अंडर थी उनको जब डिज़ोल्व किया तो वो जगह दे दी सारे लोगों को, जो अमीर अमीर हाउस ऑफ कॉमन्स के लोग थे, ताकि उनको अपीज़ किया जा सके। सो इन्हें था कि अगर कैथोलिज्म दोबारा आता है तो इनसे वो जगह लेके दोबारा वो मोनेस्ट्रीज बनाई जाएंगी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने रिवॉल्ट कर दिया, लोगों को पावर नहीं मिली, और उसके बाद कोई भी ट्रू डेमोक्रेसी नहीं लेके आई। जिस तरह जैसे आज आप देखते हैं वोटिंग राइट्स एक्सटेंड नहीं किया, उसके बाद वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं थे, उसके बाद सिटीजन्स को वोटिंग राइट्स नहीं थे, वोटिंग राइट्स क्या थे, लिमिटेड थे। लोगों को लिबर्टी क्या थी कि जैसे इसके बाद जो हमारे पास इवेंट हम जब पढ़ेंगे कि विग ओलिगार्ची, यानी वो जो विग पार्टी थी उसकी टिरनी स्टार्ट होगी, कि वो ऑलमोस्ट 60 लोगों की एक वेल्दी फैमिली थी। उसने क्या किया कि रूल करना स्टार्ट कर दिया विदाउट एनी इम्प्यूनिटी। कोई ब्लड शेड नहीं हुआ था, कॉन्सेंट कंप्रोमाइज़ है। इसके लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट थे कि यानी आपके पास जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो सारी बेसिकली इट इज़ आउटकम ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन। इसने डिवाइन राइट को एंड किया, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट को इस्टेब्लिश किया, और अपहेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कोई टैक्सेशन नहीं हो सकती थी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी आई, रिलीजियस टॉलरेशन आई, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट कर दिया गया, और आपके पास जो रोमन चर्च है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और इंग्लैंड की जो डोमिनेशन है वो यहाँ से आपके पास स्टार्ट हो जाती है। सो दिस वाज अबाउट ग्लोरियस रेवोल्यूशन।
अब अगर हम इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आपके पास 2019 में आया था, 2020 में आया था, 2016 में आया था कि व्हाट वाज सो ग्लोरियस अबाउट ग्लोरियस रेवोल्यूशन, डिस्कस द सिग्निफिकेंस इन ब्रिटिश हिस्ट्री। और इसी तरह की जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन आया था, ग्लोरियस रेवोल्यूशन was a such an eventful instant in British history that left long-lasting impacts on the history of Britain and paved the way of modern constitutional monarchy। So इसमें मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीज़ें हैं इसमें आपने लिखनी है। थैंक यू वेरी मच।